हेलो दोस्तों, मैं नाजिर आलम आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सर्किल पकड़िया में। आज हम लोग देखेंगे साइंस 10th क्लास का वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, सुबह में भी एक वीडियो बना था 11 क्वेश्चन का, उसके आगे से देखेंगे 12 नंबर क्वेश्चन से देखेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है, बोर्ड एग्जाम के लिए, खास करके इस साल के लिए। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, अम्ल का जलीय विलयन क्यों विद्युत का चालन करता है। समझ गए, अम्ल जो होता है उसका जलीय विलयन होता है, वो विद्युत का सुचालक क्यों होता है। तो आंसर हो जाएगा, अम्ल जल में घुलकर धनायन और ऋण आयन का निर्माण करता है, इसलिए अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन करता है। जैसे HCl करेंगे तो H हाइड्रोजन प्लस हो जाएगा, Cl माइनस हो जाएगा। ठीक, यानी प्लस माइनस चार्ज दे रहा है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, विद्युत का सुचालक हो जाएगा। बाकी H2SO4 को भी अभिक्रिया कराएंगे तो 2H प्लस देगा और SO4 2 माइनस देगा। ठीक है, दो आयन इसका माइनस में जाएगा और प्लस में रहेगा हाइड्रोजन का आयन, तो प्लस माइनस चार्ज दे रहा है, इसलिए क्या कर देगा, विद्युत का चालन करता है। अगला 13 नंबर VVI क्वेश्चन है जाइलम तथा फ्लोएम में अंतर स्पष्ट करें। बहुत बार पूछता है कि जाइलम और फ्लोएम में अंतर स्पष्ट करें, तो लिखेंगे जाइलम और फ्लोएम में निम्नलिखित अंतर है। इस साइड से यानी बांट देंगे दो भाग में, जाइलम को अलग और फ्लोएम के अलग, और उसके बारे में लिखेंगे। जाइलम जड़ों से जल खनिज लवणों को पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाता है। ठीक, फ्लोएम क्या करता है, फ्लोएम तैयार भोजन को पत्तियों से पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाता है। दोनों का काम सेम ही है, लेकिन जाइलम जड़ से खनिज लवण को पौधों के अन्य भाग तक, पत्तियों तक पहुंचाता है, जहां खाना बन सके, उसका भोजन बन सके। और तैयार भोजन को फ्लोएम क्या करता है, पत्तियों से पौधों के सभी भागों तक पहुंचाता है। उसी तरह अगला है, खनिज लवणों का परिवहन नलिकाओं एवं वाहिकाओं द्वारा होता है, और फ्लोएम में हो जाएगा भोजन का परिवहन चालनी नलिकाओं एवं सहायक कोशिकाओं द्वारा होता है। जाइलम में हो जाएगा नलिकाएं और वाहिकाएं मृत कोशिकाएं होती है। जाइलम में जो कोशिकाएं होती है वो मृत होती है, और इसके विपरीत फ्लोएम के चालनी नलिकाएं और सहायक कोशिकाएं क्या होती है, जीवित होती है। उसी में जाइलम में हो जाएगा पदार्थों का स्थानांतरण वाष्पोत्सर्जन आकर्षण बल के कारण होता है, और फ्लोएम में हो जाएगा पौधों का स्थानांतरण प्रसरण दाब के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है VVI क्वेश्चन है, ये भी नाभिकीय विखंडन क्या है। ठीक, तो आंसर हो जाएगा, नाभिकीय विखंडन वह प्रक्रिया है जिसमें एक बाहरी नाभिक एक न्यूट्रॉन को ग्रहण करके लगभग बराबर द्रव्यमान के दो हल्के नाभिकों में टूट जाता है, उसे नाभिकीय विखंडन कहते हैं। नाभिकीय विखंडन समझ आ गया, यानी नाभिकीय विखंडन वह प्रक्रिया है जिसमें एक भारी नाभिक एक न्यूट्रॉन को ग्रहण करके लगभग बराबर द्रव्यमान के दो हल्के नाभिकों में टूट जाता है। क्या होता है कि नाभिक क्या करता है, एक न्यूट्रॉन को ग्रहण करके बराबर बराबर दो भागों में वो टूटकर आधा आधा हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, धमनी और सीरा में अंतर स्पष्ट करें। बायोलॉजी का क्वेश्चन है, तो धमनी और सीरा में निम्नलिखित अंतर है। ठीक, एक साइड धमनी लिख देंगे, एक साइड सीरा लिख देंगे। धमनी के 1 नंबर में लिखेंगे हृदय से अंगों की ओर जाने वाली रक्त वाहिनी को धमनी कहते हैं। दूसरा सीरा में लिखेंगे अंगों से हृदय की ओर जाने वाली रक्त वाहिनी को सीरा कहते हैं। फिर धमनी में लिखेंगे धमनी में रक्त का बहाव हृदय से अंग की ओर होता है। धमनी में क्या होता है कि हमारे हृदय से शरीर के चारों तरफ रक्त का बहाव होता है, और सीरा में क्या होता है, सीरा में रक्त का बहाव अंग से हृदय की ओर होता है। यानी धमनी जो ब्लड होता है ना, उसको शुद्ध ब्लड को शरीर के सभी भागों में पहुंचाता है, और सीरा क्या करता है, यानी शरीर के अशुद्ध ब्लड को कहाँ शुद्ध करने के लिए हृदय में पहुंचाता है। 3 नंबर हो जाएगा, धमनी की आंतरिक भित्ति मोटी पेशी तथा लचीली होती है, और सीरा की आंतरिक भित्ति पतली होती है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश के अपवर्तन क्या है, इसके नियम को लिखो। 5 नंबर में बहुत बार पूछा है ये, प्रकाश के अपवर्तन क्या है, इसके नियम को लिखो। तो जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तब प्रकाश की दिशा में परिवर्तन को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक, यानी जब प्रकाश एक माध्यम से यानी विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो क्या होती है, प्रकाश अपवर्तित हो जाती है, हल्का सा तिरछा हो जाता है। ठीक, जिसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं, तो प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। एक में आपतित किरण तथा अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा हो जाएगा कि आप
आपतन कोण की ज्या परावर्तन कोण की ज्या का एक नियतांक होता है। इस नियम को एक और नाम से जाना जाता है स्नेल के नियम। कभी कभी पूछता है स्नेल के नियम को लिखे, तो यही हो जाएगा कि स्नेल के दो नियम होते हैं, आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। और आपतन कोण की ज्या परावर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है, साइन आई बटा साइन आर। ठीक है, अपवर्तनांक में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विद्युत धारा क्या है, इसकी समीकरण एवं मात्रक लिखे। तो किसी चालक में प्रवाहित होने वाली आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, या इस तरह लिख सकते हैं, आवेशों के सतत प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा का एस आई मात्रक एम्पियर होता है, ठीक, और इसे ए मीटर से मापा जाता है, आई बराबर क्यू बाई टी। अगला क्वेश्चन देखिए, समावयवता किसे कहते हैं, उदाहरण दे। तो जब दो या दो से अधिक कार्बनिक यौगिकों का अणुसूत्र समान है लेकिन संरचना सूत्र तथा रासायनिक एवं भौतिक गुण अलग अलग हो तो ऐसे यौगिकों को समावयवी कहते हैं, और यौगिकों के इस गुण को समावयवता कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, अवायवीय शोषण एवं वायवीय शोषण में अंतर स्पष्ट करें। क्वेश्चन है, वायवीय शोषण और अवायवीय शोषण में अंतर स्पष्ट करें। तो लिखेंगे वायवीय शोषण और अवायवीय शोषण में निम्नलिखित अंतर है। एक साइड लिख देंगे वायवीय शोषण और एक साइड लिख देंगे अवायवीय शोषण। वायवीय शोषण के एक नंबर में लिखेंगे वायवीय क्रिया ऑक्सीजन के उपस्थिति में होता है, और अवायवीय में लिखेंगे अवायवीय क्रिया ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। उसी तरह दो नंबर में लिखेंगे यह क्रिया कोशिका के जीव द्रव एवं माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में पूर्ण होती है, और अवायवीय में लिखेंगे यह क्रिया केवल जीव द्रव में पूर्ण होती है। वायवीय में 3 नंबर में लिखेंगे इस क्रिया में ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, और अवायवीय में लिखेंगे इस क्रिया में ग्लूकोज का अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है। अगला क्वेश्चन है, लघुपथन से आप क्या समझते हैं। लघुपथन शॉर्ट सर्किट, ठीक। तो कभी कभी ऐसा होता है कि मेन आपूर्ति लाइन से जुड़े गर्म तार तथा ठंडे तार आपस में सट जाते हैं, जिससे परिपथ का प्रतिरोध लगभग शून्य हो जाता है तथा धारा की प्रबलता काफ़ी बढ़ जाती है। परिणाम यह होता है कि इससे जुड़े उपकरण बहुत ही गर्म होकर नष्ट हो जाता है। परिपथ में धारा का मान बढ़ने की घटना को लघुपथन कहा जाता है। क्या होता है कि कभी कभी शॉर्ट सर्किट होने लगता है। शॉर्ट सर्किट माने छोटा मोटा बिजली आपूर्ति में ये ठंडे तार और गर्म तार आपस में जुड़ जाते हैं, जिससे करंट उत्पन्न होता है, ठीक। और इसे प्रतिरोध का मान लगभग शून्य हो जाता है और इसकी प्रबलता काफ़ी अधिक बढ़ जाता है, जिसे क्या कहेंगे, लघुपथन कहेंगे। अगला क्वेश्चन है, एक बल्ब पर 100 वाट और 220 वोल्ट अंकित है। बल्ब का फिलामेंट में प्रवाहित धारा और उसका प्रतिरोध बताएं, ठीक। तो P बराबर दिया हुआ है 100 वाट और V बराबर दिया हुआ है 200 वोल्ट। पावर हो जाएगा 100 वाट और वोल्ट हो जाएगा 200। P बराबर वी आई बराबर अगर निकालेंगे तो P बाई वी यानी 100 बाई 200 कटाएंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, बन जाएगा 1/2, ठीक। 2 जीरो से 2 जीरो ऐसे कट जाएगा, 1/2 एम्पियर बन जाएगा। उसी तरह V बराबर आई आर पर निकालेंगे तो R बराबर हो जाता है V बटा आई। V का वैल्यू दिया है 200, आई का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, ठीक। तो 1/2 आया है आई का वैल्यू, तो 1/2 करेंगे, 2 से 2 दूनी 400, कितना हो जाएगा, 400 ओम। अगला क्वेश्चन है, प्रतिरोध क्या है, इसका एस आई मात्रक लिखे। तो चालक पदार्थ का वह गुण जो उस पदार्थ से होकर प्रभावित होने वाले विद्युत धारा का विरोध करता है उसे प्रतिरोध कहते हैं, ठीक। प्रतिरोध किसे कहते हैं, तो चालक पदार्थ का वह गुण जो उससे पदार्थ से होकर प्रभावित होने वाले विद्युत धारा का विरोध करता है उसे प्रतिरोध कहते हैं। इसे आर से सूचित किया जाता है। इसका एस आई मात्रक क्या होता है, ओम होता है। अगला क्वेश्चन है, भर्जन और निस्तापन में अंतर लिखे। यह भी VBI क्वेश्चन है। भर्जन एवं निस्तापन में निम्नलिखित अंतर है, लिख देंगे। उसके बाद एक साइड भर्जन एक साइड निस्तापन लिखेंगे। भर्जन के एक नंबर में लिखेंगे, इनमें व्यस्क अयस्क को वायु के उपस्थिति में गर्म किया जाता है। भर्जन को क्या किया जाता है, वायु के उपस्थिति में गर्म किया जाता है। निस्तापन में क्या किया जाता है, इनमें अयस्क को सीमित वायु के उपस्थिति में गर्म किया जाता है, ठीक। उसी तरह यह प्रायः सल्फाइड अयस्क के लिए प्रयुक्त होता है, यह प्रायः कार्बोनेट अयस्क के लिए प्रयुक्त होता है। तीसरा हो जाएगा, इस विधि से अयस्क ऑक्सीकृत हो जाते हैं, और उसमें 3 नंबर में हो जाएगा, इस विधि से अयस्कों का निर्जलीकरण हो जाता है और ये स्पंज की तरह हो जाते हैं।
4 नंबर, इनमें निस्तापन से अधिक ताप की आवश्यकता होती है, और वर्जन में हो जाएगा इसमें वर्जन से कम ताप की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन है संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, उदाहरण दे। तो वैसा रासायनिक समीकरण जिनमें अभिकारकों और उत्पादों के प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान हो तो उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। संतुलित रासायनिक समीकरण और असंतुलित रासायनिक समीकरण दोनों में से कोई न कोई एक रहता है। तो लिखेंगे वैसा रासायनिक समीकरण जिनमें अभिकारकों और उत्पादों के प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान होती है तो उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहेंगे। जैसे में देखिए 2H2S प्लस 3O2 को करेंगे तो 2H2O प्लस 2H2O2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है। इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछता है, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है या अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहा जाता है। तो उत्तल लेंस पर समझिए, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस इसलिए कहा जाता है क्योंकि उत्तल लेंस से होकर जाने वाले प्रकाश की किरण एक जगह पर अभिसारित हो जाता है, या ऐसे लिख सकते हैं कि उत्तल लेंस अपने से होकर जाने वाली प्रकाश के किरण को एक जगह पर अभिसारित कर देती है, इसलिए उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। अगला क्वेश्चन है समस्थानिक क्या है, उदाहरण दे। तो एक ही तत्व के परमाणु जिनके परमाणु संख्या समान होती है परंतु भार अलग अलग होता है उन्हें समस्थानिक कहा जाता है। यानी वैसा तत्व जिसके परमाणु संख्या समान हो परंतु उसका वजन या भार क्या हो, अलग अलग हो, उसे समस्थानिक कहा जाता है। इनमें प्रत्येक परमाणु में समान प्रोटॉन होते हैं जबकि न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग रहती है। इस कारण परमाणु संख्या तो समान रहती है लेकिन परमाणु का द्रव्यमान अलग अलग हो जाते हैं, जैसे C12 और C14। अगला क्वेश्चन है नाभिकीय संलयन से आप क्या समझते हैं। आंसर हो जाएगा जब दो हल्के नाभिक परस्पर संयुक्त होकर एक भारी तत्व के नाभिक की रचना करते हैं तो इस प्रक्रिया को नाभिकीय संलयन कहते हैं। ठीक, यानी जब दो हल्के नाभिक परस्पर संयुक्त होकर मिलकर एक भारी तत्व के नाभिक का रचना करते हैं तो इसके को क्या कहेंगे, नाभिकीय संलयन कहेंगे। नाभिकीय संलयन के फलस्वरूप जिन नाभिक का निर्माण होता है उसका द्रव्यमान संलयन में भाग लेने वाले दोनों नाभिकों के सम्मिलित द्रव्यमान से कम होती है। अगला क्वेश्चन है मुकुलन क्या है। मुकुलन और द्विखंडन इस टाइप से क्वेश्चन पूछता है। तो मुकुलन एक प्रकार का अलैंगिक जनन है जो जनक के शरीर के धरातल से कलिका फूटने या प्रवर्धन निकलने के फलस्वरूप संपन्न होते हैं। अगला क्वेश्चन स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है। तो आंसर हो जाएगा सूर्य का श्वेत प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना होता है। हम प्रकाश को तरंग ऊर्जा का रूप मान सकते हैं जिसमें विभिन्न रंगों का तरंग दैर्ध्य भिन्न भिन्न होता है। इंद्रधनुष में मौजूद 7 रंगों में लाल रंग का सबसे अधिक और नीले व बैंगनी रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है। नीले रंग का बिखराव लाल रंग की अपेक्षा अधिक होता है जिस कारण आकाश नीला दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है स्वपोषी से आप क्या समझते हैं। तो ऐसे जीव या पौधा जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं एवं किसी के ऊपर निर्भर न रह कर एवं बिना किसी को हानि पहुंचाए अपना भरण पोषण करते हैं उन्हें स्वपोषी कहा जाता है। स्वपोषी श्रृंखला के अंतर्गत पादपों को सम्मिलित किया गया है क्योंकि पादप एवं पौधे अपना भोजन प्राप्त करने के लिए सूर्य की किरणें, जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल कर सकते हैं। स्वपोषी पोषण किसे कहते हैं। तो वैसा पोषण जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बनाता है उसे स्वपोषी कहते हैं। अगला क्वेश्चन प्रकाश के परावर्तन क्या है, इनके नियमों को लिखिए। ठीक, तो किसी एक माध्यम में चलता प्रकाश किरण जब किसी सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाता है तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, या ऐसे लिख सकते हैं किसी बिंदु स्रोत से टकराने वाली प्रकाश की किरण को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। ठीक, अपवर्तन के भी 2 नियम होते हैं, परावर्तन के भी 2 नियम होते हैं। एक में हो जाएगा आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा कि दूसरे बच्चों तक आसानी से पहुंच सके।